हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे एबीएम मॉड्यूल ए यूनिट 7 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो आपको पता है कि इकोनॉमी में टाइम के साथ बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो उसके साथ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ज़रूरी होता है। तो आज हम जानेंगे कि क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किस तरीके से हुए। जैसे आपको पता है 1990s बीओपी क्राइसिस, 1991 में आपका एलपीजी रिफॉर्म्स हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ये सारे चीज़ को हम आज स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ड्यूरिंग द लास्ट 3 decades हैव अनएम्बिगुअसली ऑल्टर्ड द इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ द कंट्री। अगर हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करें तो लास्ट 3 decades में पूरे इकोनॉमिक का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। However, there are certain questions, concerns that have always been a source of discomfort and have acquired a new relevance as economy moved to higher growth trajectory in recent years. और बहुत सारे क्वेश्चंस और कंसर्न्स ये अराइज होते हैं कि टाइम के साथ जो इकोनॉमी जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, तो इकोनॉमी में उसका क्या रेलेवेंस है, किस तरीके से वो एक ग्रोथ है वो कितना इंक्लूसिव होगा, क्या हम जो इकोनॉमिक ग्रोथ है क्या उससे हम प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन ला पा रहे हैं, नहीं ला पा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन से। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी इज क्वाइट एपरेंट फ्रॉम द नोटिसेबल चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन द सेक्टोरल कंपोजिशन ऑफ द आउटपुट। सेक्टोरल कंपोजिशन मतलब क्या हुआ? सेक्टोरल कंपोजिशन का मतलब हुआ, सपोज कीजिए डिफरेंट सेक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं। सपोज कीजिए जैसे हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो आपको पता है ऑटोमोबाइल सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर। तो ये क्या दी जाता है सेक्टोरल कंपोजिशन। तो आपको पता है कि इकोनॉमी में काफ़ी सारे क्या हो रहे हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं इन द सेक्टोरल कंपोजिशन ऑफ आउटपुट। द शेयर ऑफ सर्विसेज इन नेशनल इनकम हैज स्टडली इंक्रीज। आपको पता है कि पहले हमारा जो एग्रीकल्चर मोस्टली क्या था, एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, तो एग्रीकल्चर में इसका काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था एट द इनिशियल फेज। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम सर्विसेज ने क्या किया, उसको ओवरकम किया और सर्विसेज का कॉन्ट्रीब्यूशन धीरे धीरे हमारा इंक्रीज हो रहा है। जैसे हमारा आईटी सेक्टर है, बैंकिंग इंडस्ट्री हो गया, टेलीकॉम सेक्टर, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन समवॉट विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो सर्विसेज सेक्टर नाउ अकाउंट्स फॉर हाफ ऑफ द टोटल आउटपुट। आप देख सकते हैं कि अराउंड 50% आपका जो टोटल आउटपुट है इसमें सर्विसेज सेक्टर क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। जबकि स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर अराउंड 60 to 70% कॉन्ट्रीब्यूट करता था। शेयर ऑफ इंडस्ट्री हैज़ इंक्रीज टू 32% फ्रॉम 20%। इंडस्ट्री का शेयर कितना हो गया, 32% हो गया 20% से। और एग्रीकल्चर का क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया जस्ट टू अबाउट 15%। ये एग्रीकल्चर मात्र 15% पे आ गया है। सो दिस पॉजिटिव परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी सीम्स टू बी एन आउटकम ऑफ रिफॉर्म्स। अब ये जो हम देख रहे हैं सर्विसेज सेक्टर क्यों ग्रो किया, वी आर टॉकिंग अबाउट रिफॉर्म्स। तो कहीं ना कहीं ये रिफॉर्म्स ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जिसके कारण आपको ये पॉजिटिव परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। सो ट्रांसफॉर्मेशन ब्रॉट इन हायर डिग्री ऑफ सोफिस्टिकेशन एंड एफिशिएंसी। ये आपको क्या करता है, सोफिस्टिकेशन और एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है इन ऑलमोस्ट ऑल सब सेगमेंट्स ऑफ रियल एज वेल एज फाइनेंशियल सेक्टर्स। Then there are some experts who argue that India's economic transformation need to be attributed to change in policy orientation in 1980s rather than economic transformation need to be attributed rather than reforms undertaking during 1990s। आपको पता है जो मैंने आपको बताया था बीओपी क्राइसिस के बारे में, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि जो 1990s में हमारा बीओपी क्राइसिस होने के बाद जो हमने रिफॉर्म्स अडॉप्ट किया था, ये 10 साल, एक डिकेड पहले होना चाहिए था। The economic reform that ushered in 1991 put forward some important political questions. The first question that comes to our mind is about timing of the reforms. जो मैंने बताया कि क्या उस समय जो रिफॉर्म लिया गया उसका टाइमिंग सही था। That is why the reforms were started only in 1991 and why not earlier. आपको पता है कि ये रिफॉर्म्स 1991 में जब लिया गया उस समय हमारे पास पोजीशन ऐसा आ गया था कि गोल्ड भी हमारे पास सफिशेंट अमाउंट में नहीं था डेट को पूरा करने के लिए। हम गोल्ड का यूज़ कर रहे थे डेट को कंप्लीट करने के लिए। हमारे पास जो ऑयल है उसका सप्लाई काफ़ी लिमिटेड टाइम के लिए बचा हुआ था, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन था। तो यहाँ पे पूछा ये जा रहा है कि 1991 में हमने रिफॉर्म्स क्यों अडॉप्ट किया, उसके पहले क्यों नहीं किया।
हाउ द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म्स कंटिन्यूड डिस्पाइट चेंजेस इन रूलिंग पार्टी एट द सेंटर। और जो रिफॉर्म्स है वो अब देख रहे हैं कि कोई भी रूलिंग पार्टी हो, आपका रिफॉर्म्स क्या है, दिस इज ऑफ कंटिन्यूअस नेचर। ये हमेशा कोई भी सरकार आए, कोई भी गवर्नमेंट आए, आपका रिफॉर्म्स क्या होता है, वो होते रहता है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज व्हाट लाई इन द ट्रांसफॉर्मेशन इन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम ऑफ द इंडियन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। तो इसका आंसर आपका क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। बिसाइड्स ब्रूइंग ऑफ टू इकोनॉमिक, आपको पता है टू इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस किसको बोलते हैं, फिजिकल क्राइसिस को, एक्सटर्नल पेमेंट क्राइसिस। फिजिकल क्राइसिस मैंने आपको बताया था, जो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को जो मॉनिटर कर रही है और जो हम अदर कंट्री के साथ क्या कर रहे हैं, डेट को मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए हम क्या करते हैं, गल्फ कंट्री से ऑयल इंपोर्ट कराते हैं, ईरान हो गया, सऊदी हो गया, इराक हो गया, तो हम क्या करते हैं, ऑयल इंपोर्ट कराते हैं। ऑयल के बदले हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू पे इन फॉरेन करेंसी, इन देयर करेंसी। तो अगर हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, उनको पे नहीं कर पाएंगे। लेकिन ईरान ने क्या कर रखा है, ईरान ने हमें सहूलियत दे रखी है कि यू कैन पे इन इंडियन करेंसी ऑल्सो। तो ये जो एक्सटर्नल पेमेंट क्राइसिस ये कब राइज होगा, जब आपके पास फॉरेक्स सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल नहीं होगा। सो द टाइमिंग ऑफ रिफॉर्म्स मे हैव बीन द आउटकम ऑफ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक पॉलिटिकल इवेंट्स। तो आप देख रहे हैं रिफॉर्म्स कब, रिफॉर्मेंस बेसिकली व्हाट, रिफॉर्मेंस इज बेसिकली और आउटकम ऑफ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक क्राइसिस, हम अगर सिंपल शब्द में इसको बोले तो। सो इंटरनेशनल टू मेजर इवेंट्स क्वेश्चन द बेसिक प्रीमाइस ऑफ आवर अर्लियर सोशल कंसेंसस। आपको पता है कि ये जो रिफॉर्म्स लिए गए इंटरनेशनल, क्या वो दो मेजर चैलेंजेस थे हमारे पास। पहला, फर्स्ट वाज द कोलैप्स ऑफ अर्स्टवाइल यूएसएसआर एंड द ईस्ट यूरोपियन सोशलिस्ट रिजिम्स एंड देयर मार्च टुवर्ड्स मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक सिस्टम। पहला हुआ आपका यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था 1991 में। तो फर्स्ट ये रीजन है, और वो लोग क्या कर रहे थे, सोशलिस्ट रिजिम से मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक सिस्टम में मूव कर रहे थे। दूसरा है, सेकेंड वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेक्टेकुलर सक्सेस ऑफ सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी ऑफ चाइना विद एग्रेसिव ओपनिंग ऑफ सिंस 1970। और दूसरा आपका है कि सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी का सक्सेस जो चाइना ने अडॉप्ट किया था 1978 में, एंड इट्स एसोसिएटेड सक्सेस इन पॉवर्टी रिडक्शन रेज्ड कंसर्न्स अबाउट द एफिकेसी ऑफ इंडिया इनवर्ड ओरिएंटेड स्ट्रेटजी। और चाइना ने ये भी किया था कि जो पॉवर्टी है इसको रिड्यूस काफ़ी ड्रास्टिकली किया था। तो जब पॉवर्टी काफ़ी ड्रास्टिकली रिड्यूस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन इंडिया के लिए खड़ा करता है कि व्हेन चाइना कैन डू व्हाई नॉट वी। तो इससे ये असर्टेन होता है कि कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसीज़ में, रिफॉर्म्स में कमी रह गई, जिसके कारण हमने क्या किया, पॉवर्टी रिडक्शन को उस लेवल पे नहीं ला पाए जहाँ पे चाइना लेके आया। सो डोमेस्टिकली द अप्रेसिबल ग्रोथ परफॉर्मेंस ऑफ 1980s which was induced by hesitant liberalization efforts strengthened the hands of pro-liberalization minority in the bureaucracy and the government has been instrumental in systematic reforms in 1990s। और 1980s में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बहुत लोग मतलब हिचकिचा रहे थे कि वेदर वी शुड गो थ्रू द रिफॉर्म्स, वी शुड ओपन द मार्केट और नॉट, क्योंकि पता नहीं था कि उस समय क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो कोई भी गवर्नमेंट रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। बट थैंक्स टू आवर फाइनेंस मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी, उन्होंने यह डिसीजन लिया और इकोनॉमी को ओपन अप किया और एक काफ़ी बड़ी क्राइसिस से इंडिया को बचाया। सो नेक्स्ट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ रिफॉर्म प्रोसेस एंड इरिवर्सिबिलिटी ऑफ इट्स डायरेक्शन कुड बी एक्सप्लेन विद 3 इंटरलिंक्ड पॉलिटिकल मूवमेंट। क्या 3 इंटरलिंक्ड पॉलिटिकल मूवमेंट है। पहला, इमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टीज। आपको पता है कि इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स है। तो रीजनल पार्टीज मीन्स व्हाट, एट स्टेट लेवल एंड दे इंक्रीजिंग होल्ड्स इन नेशनल पॉलिटिक्स। और रीजनल पार्टीज जो हैं पहले स्टेट में क्या करती है, इनिशिएट करती है, एंड धीरे धीरे वो क्या करती है, नेशनल लेवल पे जाना चाहती है। सेकेंड इज द बिगिनिंग ऑफ एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट में क्या हुआ, काफ़ी सारे गवर्नमेंट, सपोज कीजिए महाराष्ट्र में अलग गवर्नमेंट है, यूपी में अलग गवर्नमेंट है, झारखंड में अलग गवर्नमेंट है। तो ये सारे गवर्नमेंट क्या करते हैं, मिल के अगर कॉलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करती है
तो सेंटर को क्या मिलता है, एक ऑल्टरनेट मिलता है। सपोज कीजिए कांग्रेस की अगर हम बात करें तो ये मेजर डोमिनेटिंग पार्टीज थी, और दूसरा जो नंबर ऑफ सीट्स जो कांग्रेस लेके आती थी वो दूसरे पार्टीज के पास ऑप्शन नहीं होता था। तो दूसरे पार्टीज के पास ऑप्शन कब हो सकता है, जब दूसरे पार्टीज क्या करे, कोलिशन फॉर्म करे। सपोज कीजिए पार्टी एक्स के पास 100 सीट्स आए, पार्टी वाई के पास 20 आए, पार्टी जेड के पास 80 आए, तो ये तीनों मिलके क्या कर सकते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं अगर मेजोरिटी के आसपास, मेजोरिटी 50% से ज़्यादा हो तो। नेक्स्ट थर्ड इज द ग्रोइंग एंड वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस ऑफ द नीड फॉर रैपिड इकोनॉमिक। और तीसरा है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ की रिक्वायरमेंट थी लोगों ने एक्सेप्ट किया तो ये हम मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स के थ्रू इसको अचीव कर सकते हैं। इसका एक्सेप्टेंस काफ़ी कहीं ना कहीं ये हेल्प किया। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन रियल सेक्टर। सो रियल सेक्टर पॉलिसी मेजर्स मेनली फोकस्ड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द अर्ली स्टेज ऑफ रिफॉर्म्स। जो रियल सेक्टर पॉलिसी है, इनिशियल फेज में कोई भी इकोनॉमी क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस करती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या होते हैं, को रिलेटेड होती है अदर सेक्टर से। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रांग होगा तो आप क्या करेंगे, आपका जो इनकम है वो टाइम के साथ इंक्रीज होगा, आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड भी कर सकते हैं, और दूसरे पे जो डिपेंडेंसी है वो कम हो सकती है, और हम लोग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी कर सकते हैं। सो डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्री बाय वे ऑफ एलिमिनेटिंग लाइसेंसिंग। अब आपने सुना होगा लाइसेंस राज। 1990 के पहले, 1991 के पहले जब रिफॉर्म्स ये हुआ आपका, तो उस समय बहुत सारे चलते थे, लाइसेंस राज बोला जाता था। लाइसेंस लेने के लिए आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी। उसके अलावा आपका प्राइवेट का जो पेनिट्रेशन था वो काफ़ी कम था, क्योंकि उनको बढ़ावा नहीं दिया जा रहा था। तो एक तरीके से देखा जाए तो गवर्नमेंट की मोनोपोली चल रही थी, क्योंकि जब तक आपका एक कंपटीशन नहीं होगा तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं हो पाता है। तो पहला हो गया आपका लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, ओवरहॉलिंग ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, इनहेंस्ड रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर का रोल, एंड एवोल्यूशन ऑफ MRTP एक्ट। ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट मतलब क्या हुआ, आपने सुना होगा FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होते हैं, एक ऑटोमेटिक रूट होते हैं और एक आपका अप्रूवल रूट होता है। तो ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है कि विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल आप एक सर्टेन परसेंटेज तक क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं इन इंडिया एज पर अप्रूव्ड नॉर्म्स। और अप्रूव्ड मोड में क्या होता है, यू विल हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, देन एलिमिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। सपोज कीजिए आपको पता है कि इंडिया आज के टाइम में गोल्ड का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, क्योंकि यहाँ पर डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर सपोज कि किसी पार्टिकुलर क्वांटिटी, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इंडिया में डिमांड ज़्यादा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, टैरिफ डिक्रीज़ करना पड़ेगा, ताकि एक हेल्दी प्राइस हम लोगों को दे सके। और जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस अगर हम कम करेंगे तो जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, वो हम क्या कर सकते हैं, उसको फुलफिल कर सकते हैं। एंड देन रिडक्शन टैरिफ रेट्स क्रिएटेड कंडीसिव एनवायरनमेंट टू गियर अप द इंडस्ट्री। तो ये सारे फैक्टर्स ने क्या किया, डीरेगुलेशन से ये सारे फैक्टर्स क्या हुए, हेल्प किया इंडिया को ग्रो करने में और इंडस्ट्री को ओपन करने में, टू फेस ग्रोइंग डोमेस्टिक एज वेल एक्सटर्नल कॉम्पिटिशन टू विच वॉज एक्सपोज बाई रिफॉर्म प्रोसेस। तो ये आपका इस तरीके से रिफॉर्म प्रोसेस देखने को मिला। नेक्स्ट आपका वाइल मैन्युफैक्चरिंग बिकेम मोर कॉम्पिटिटिव एंड एफिशिएंट, मेजर इम्पैक्ट अकर्ड विद रिस्पेक्ट टू सर्विसेज सेक्टर। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसको पड़ा, सर्विसेज सेक्टर को। क्यों, क्योंकि इसको ग्रो करने का काफ़ी अच्छा मौका मिला। एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कॉम्पिटिशन एंड स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी ब्रॉट अ सी चेंज इन द सर्विसेज सेक्टर। तो आपको पता है कि जो प्राइवेट सेक्टर जब इन किया, जब आपका FDI इंडिया में आने लगा, तो हमारा फॉरेक्स भी क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा। FDI मीन्स व्हाट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कोई भी कंपनी आती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आती है। और FPI होता है आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करती है, इसलिए इसको हम हॉट मनी भी बोलते हैं। सो फॉर इंस्टेंस देयर वाज अ टाइम व्हेन टेलीफोन वाज अ लग्जरी। आपको पता है न, अगर हम इनिशियल फेज की बात करें तो टेलीफोन किसी के पास होना ही वो एक अलग
लग्जरी शो करता था कि इसके पास काफ़ी सारे पैसे हैं, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली होता था उस समय। एंड कस्टमर्स हैड टू क्यू फॉर ईयर्स टू गेट कनेक्शन, और इवन ये कनेक्शन लेने के लिए साल साल भर क्या करना पड़ता था, वेट करना पड़ता था। नाउ इट इज़ अवेलेबल ऑन डिमांड। आज आपको क्या है, आज आपको किसी भी स्टोर में जाइए, आपको तुरंत अवेलेबिलिटी है मोबाइल फ़ोन के भी, कनेक्शंस के भी। So mobile phones have reached to a lowest rung of society and have played a key role in integrating the far-flung areas to mainstream। और मोबाइल कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंटीग्रेशन करने में इंडिया और अदर कंट्रीज़ के लिए। सो सिनर्जी प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लिबरेशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर विद एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन एरियाज इधर टू रिस्ट्रिक्टेड टू पब्लिक सेक्टर एंड पॉलिसी इनिशिएटिव विद रिगार्ड टू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और आईटी सेक्टर क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा बूम पे आया, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ सर्विसेज। तो जो ग्रोथ होने लगा वो क्या होने लगा, सर्विसेज लेड ग्रोथ। तो यहाँ पे देखते हैं द बूम इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनेबल सर्विसेज सेक्टर इसेंशियली लेड टू एन एरा ऑफ सर्विसेज लेड ग्रोथ। अब मेरा ग्रोथ क्या होने लगा, सर्विसेज के बेसिस पे होने लगा। एंड इंडिया इमर्ज्ड एज द ग्लोबल हब फॉर बीपीओ केपीओ सर्विसेज इन द वर्ल्ड। एडवांटेज ऑफ लो वेज स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखें दिस शिफ्ट इन पैटर्न ऑफ ऑफशोरिंग सर्विसेज टू इंडिया वाज मेनली ड्यू टू। अब ये क्यों सर्विसेज लेड ग्रोथ क्यों हो पाया इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लो वेज स्ट्रक्चर। यहाँ पे ज़्यादा कम वेज में क्या होते हैं, ज़्यादा काम ले सकते हैं। लो वेज स्ट्रक्चर है, कम पे होते हैं आपके काम के लिए। जितना आपको बाहर कंट्री में अगर आप जाते हैं तो उस काम के लिए अगर आपको 20,000 पे हो रहे हैं, तो इंडिया में यू विल बी पेड 10,000। तो यहाँ पे लो वेज स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे लिविंग स्टाइल क्या है, काफ़ी लो है अभी। फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू टाइम जोन डिफरेंसेस एंड एक्सेस टू लार्जर एंड बेटर टैलेंट पूल प्रोवाइड ग्लोबली एक्टिव कंपनीज। नेक्स्ट आपको सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन की बात करें। सो सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन इट लेट्स यूनिकनेस टू इंडियाज पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या प्रोवाइड किया, यूनिकनेस प्रोवाइड किया ग्रोथ और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में, विच इज एविडेंट इन द रिलेटिव सर्ज इन द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज सेक्टर विज विज प्राइवेट सेगमेंट, जो आपको इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर का ग्रोथ से रिफ्लेक्ट होता है। नेक्स्ट है विद इकोनॉमिक ग्रोथ एंड राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम द कंजप्शन बास्केट हैज चेंज। कंजप्शन बास्केट मीन्स व्हाट, कंजप्शन पैटर्न, हमारा जो कंजप्शन पैटर्न है वो क्या होता है, टाइम के साथ चेंज होता है। पहले लोग क्या करते थे, कीपैड वाली मोबाइल डिमांड करते थे। आज हमारा टच का डिमांड हो गया, तो कीपैड का मोबाइल का कंजप्शन क्या हो गया, कम हो गया। तो हमारा कंजप्शन बास्केट क्या हुआ, चेंज हुआ। So with the passage of time, with the passage of economic reforms and transformation, the consumption basket also get changed. Growing demand for milk, poultry products and horticulture products has induced substantial diversification towards allied activities, which now account for nearly 3/5 of total primary sector output. और जो मिल्क है, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स का डिमांड जो इंक्रीज होने लगा विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड डाइवर्सिफिकेशन, तो इससे क्या हुआ, दिस अकाउंट फॉर 3/5 ऑफ द टोटल प्राइमरी सेक्टर आउटपुट। तो ये कहीं ना कहीं 3/5 कॉन्ट्रीब्यूशन करने लगा टोटल आउटपुट। नेक्स्ट आपका इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनेंशियल सेक्टर। तो फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो सबसे पहले नरसिम्हम कमेटी रिफॉर्म्स आपने सुना होगा, जिन्होंने क्या किया था 1992 में अपना रिफॉर्म्स बताया था कि दिस शुड बी अडॉप्टेड। दूसरा नरसिम्हम कमेटी रिपोर्ट ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। पहला आपका था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, दूसरा आपका था बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, और तीसरा एस एच खान रिपोर्ट ऑफ द वर्किंग ग्रुप फॉर हार्मोनाइजिंग द रोल एंड ऑपरेशंस ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स। तो ये 3 मेजर पैरामीटर कहीं ना कहीं हेल्प किया इंडिया को फाइनेंशियली ग्रो करने में। So this transformation of financial sector not only assisted sharp pickup in services sector growth, it helped in manufacturing sector to progress from high cost to internationally competitive segment। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है फाइनेंशियल सेक्टर का, ये सिर्फ सर्विसेज सेक्टर ग्रोथ, सर्विसेज लेड ग्रोथ में ही मदद नहीं किया, इसने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी हेल्प किया। और हमारा जो हाई कॉस्ट जो प्रोडक्ट था उसको हम इंटरनेशनली कम्पिटिटिव सेगमेंट में हम लेके आए प्रोडक्ट को अपने। Next, along with free pricing, removal of constraints in terms of participation, type of instruments, market infrastructure, policy environment, still life in several underdeveloped financial market segments। और
बहुत सारे जो अंडर डेवलप्ड फाइनेंशियल मार्केट सेगमेंट थे उसमें काफ़ी एक अच्छा रोल प्ले किया, जिसमें से बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स को रिमूव किया गया। नेक्स्ट आपका मनी मार्केट। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म मार्केट। तो मनी मार्केट में क्या रिफॉर्म्स हुए? रिफॉर्म्स इन मनी मार्केट वाज एसेंशियली एम्ड एट प्रोवाइडिंग एवेन्यूज फॉर द मार्केट प्लेयर टू डिप्लॉय और एक्सेस टू शॉर्ट टर्म फंड्स। मनी मार्केट क्या है? शॉर्ट टर्म है। क्यों? क्योंकि ये लेस देन 1 ईयर आपका क्या होता है, ट्रांजेक्शन को इन्वॉल्व करता है। तो मनी मार्केट रिफॉर्म से क्या हुआ कि शॉर्ट टर्म फंड्स इजीली अवेलेबल होने लगे एंड अ प्लेटफॉर्म टू द मॉनिटरिंग ऑथोरिटी टू मॉड्यूलेट लिक्विडिटी इन द सिस्टम, और इससे लिक्विडिटी को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जाने लगा। सो लिबरलाइजेशन मेजर्स इन मनी मार्केट प्रिसीडेड द ओवरऑल रिफॉर्म्स process as steps related to deregulation of interest rates and introduction of new instruments were initiated in 1980s itself. So a series of steps over the years, जैसे कि आपका freeing of interest rates on call, अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ आपको कमर्शियल पेपर लाया गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लाया गया, एग्जम्पशन ऑफ इंटरबैंक लेंडिंग फ्रॉम रिजर्व रिक्वायरमेंट, देन इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग एंड रुपी डेरिवेटिव सच एज इंटरेस्ट रेट स्वैप, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। तो ये सारे ने कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया फाइनेंशियल सेक्टर को इम्प्रूव करने में। देन इनलार्जिंग द स्कोप ऑफ रेपो मार्केट बाय एक्सपैंडिंग रेपोएबल सिक्योरिटीज एंड एलिजिबल पार्टिसिपेंट इन रेपो मार्केट, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइपर्टाइट रेपो। ट्राइपर्टाइट रेपो मीन्स CBLO बोलते हैं, कोलेटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन। इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में कभी कभी देखने को मिलता है। सो टू क्रिएट प्योर इंटरबैंक और म्यूचुअल फंड कॉल मनी मार्केट led to pick up activity and volumes across the instruments. So with the steps toward making call market a pure interbank market, turnover progressively switched from call money market to repo and CBLO market as daily volumes in call market got substantially reduced. अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि हम लोग प्योर इंटरबैंक मार्केट में शिफ्ट करने लगे, क्योंकि आपका जो कॉल मार्केट का जो वॉल्यूम था वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा। तो कॉल मनी से हम रेपो रेट पे और CBLO पे धीरे धीरे स्विच किए। वॉल्यूम्स इन केस ऑफ मार्केट पर CBLO ऑन द अदर हैंड रोज मैनीफोल्ड, और इसमें क्या होगा, काफ़ी रैपिडली वॉल्यूम इंक्रीज होने लगा। और कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में भी क्या होने लगा, इसमें वॉल्यूम अच्छा खासा देखने को मिलने लगा। नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपने सुना होगा WMA, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, इसमें भी रिफॉर्म्स किया गया। तो यहाँ टिल मिड 1980s और अर्ली 90s गवर्नमेंट हैड बीन बोरोइंग एट सब मार्केट रेट्स। पहले गवर्नमेंट जो बोरोइंग करती थी वो सब मार्केट रेट पे करती थी। और सिस्टम सस्टेन बाई कैप्टिव मार्केट क्रिएटेड बाई स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट एज पार्ट ऑफ रिफॉर्म्स कंसेशनरी फाइनेंसिंग वाज एलिमिनेटेड विद इंट्रोडक्शन मार्केट ऑक्शन होने लगा। पहले क्या था, स्टैट्यूटरी रिजर्व, मतलब विदाउट स्टैट्यूटरी परमिशन के आप फंड को नहीं विड्रॉ कर सकते हैं या यूज नहीं कर सकते हैं। तो रिफॉर्म जब हुआ तो इसमें क्या हुआ कि जो कंसेशनरी फाइनेंसिंग था उसको हटाया गया और मार्केट ऑक्शन लाया गया एंड फेजिंग आउट ऑफ ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन विद वेज एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू क्या किया गया, ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन लाया गया। और GSEC मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट पे काफ़ी प्रोमिनेंट इम्पैक्ट पड़ा एंड विद रिफॉर्म्स GSEC इज नो लॉन्गर अ कैप्टिव मार्केट। और रिफॉर्म्स के साथ क्या हो गया, ये कैप्टिव मार्केट अब नहीं रहा और इन्वेस्टमेंट इन GSEC बाय द बैंक्स बेस्ड ऑन देयर कमर्शियल जजमेंट रादर देन बीइंग डिक्टेटेड बाय द रिजर्व बैंक। पहले क्या था, पहले हम लोग फोर्स करते थे बैंक्स को कि यू हैव टू कीप अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन द GSEC, लेकिन अब क्या है, अब दिस हैज़ बिकम एन इन्वेस्टमेंट और ये बैंक डिसाइड करती है, दैट डिपेंड्स ऑन देयर कमर्शियल जजमेंट ऑन वायबिलिटी। Importantly, since April 2006 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डज नॉट पार्टिसिपेट इन द प्राइमरी सेगमेंट। और देखेंगे अप्रैल 2006 तक RBI प्राइमरी सेगमेंट GSEC मार्केट का पार्टिसिपेट नहीं करती थी। दैट नॉट ओनली प्रोवाइड्स लीवे टू RBI इन इम्प्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी, द प्राइसिंग गवर्नमेंट हैज ऑल्सो बिकम फार मोर। और ये क्या था, मार्केट ओरिएंटेड प्राइस था। नेक्स्ट आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात करें तो यहाँ पे देखें, प्रायर टू रिफॉर्म फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वाज वर्चुअली एब्सेंट। मैंने आपको बताया 1991 के पहले आपका क्या था, मार्केट हम लोग का क्लोज इकोनॉमी बोला जाता था। क्लोज इकोनॉमी का मतलब ये हुआ कि हम
बाहरी दूसरे दुनिया के साथ क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट ट्रेडिंग एट ऑल, क्योंकि जब तक हम ओपन अप नहीं करेंगे अपने आप को, हम क्या करेंगे, फॉरेक्स गेन नहीं करेंगे, और एट द एंड हम जो बाहर की टेक्नोलॉजी है, बाहर का जो एडवांसमेंट है, उसको हम लेके नहीं आ पाएंगे। सो पहले क्या था, काफ़ी बिल्कुल ना के बराबर था। एक्सचेंज अर्नर्स वर रिक्वायर्ड टू सरेंडर परचेज फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम आरबीआई एट रेफरेंस रेट। और पहले क्या था, रेफरेंस रेट पे एक्सचेंज अर्नर्स जो थे उनको क्या करना पड़ता था, सरेंडर या परचेज करना पड़ता था आरबीआई से। इन दिस हाईली रेगुलेटेड सिस्टम वेरी फ्यू ट्रांजेक्शन यूज टू टेक प्लेस। और इससे काफ़ी क्या होता था, कम ट्रांजेक्शन देखने को मिलते थे। एमंग द ऑथराइज डीलर्स एंड ट्रेड वर रिक्वायर्ड टू बी स्क्वायर्ड ऑफ बाय द क्लोज ऑफ डे, और एट द एंड ऑफ द डे ट्रांजेक्शन को स्क्वायर ऑफ भी करना होता था। सो इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट बेस्ड एक्सचेंज, अब क्या हो गया, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट रिजीम आ गया। एडॉप्शन ऑफ करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी एंड रिलैक्सेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट इन टर्म्स ऑफ परमिशन टू रन ओपन पोजिशंस, टू होल्ड इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड एंड टू रिटेन फॉरेन एक्सचेंज अलॉन्ग विद इंट्रोडक्शन ऑफ हेजिंग टूल। तो और इवन मैं आज के टाइम की बात करूँ तो आप देख रहे होंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारा काफ़ी इंक्रीज हो गया, और इवन ये 500 लेवल टच कर गया है। नेक्स्ट आपका कैपिटल मार्केट, लाइक अदर मार्केट सेगमेंट दे हैव बीन फार रीचिंग चेंजेस इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट सेगमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। प्राइमरी मार्केट विटनेस्ड अ सिग्निफिकेंट मूवमेंट अवे फ्रॉम द कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूज। कैपिटल इशूज रिजीम इम्पोजिंग प्राइमरी इशूज एट सब मार्केटेड टू फ्री प्राइसिंग। अब ये क्या हो गया, पहले जो फ्री इशुएंस था जो इम्पोज किया जाता था उस रेट पे, अब क्या किया गया, उसको फ्री कर दिया गया। फ्री प्राइसिंग एंड बुक बिल्डिंग सिस्टम अलॉन्ग विद मैंडेटरी डिस्क्लोजर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी, जैसा सेबी प्रिस्क्राइब करते हैं उसके हिसाब से वो किया जाता है। फिर आपका 14 डे सेटलमेंट साइकिल लाया गया। नेक्स्ट आपका क्रेडिट मार्केट। क्रेडिट मार्केट में क्या रिफॉर्म्स हुआ, प्रायर टू रिफॉर्म बैंकिंग ऑपरेशन बोथ ऑन एसेट लायबिलिटी साइड वर गवर्न बाय द गाइडलाइन सेट आउट बाय रेगुलेटर विद गाइडलाइन दैट ensured banks margin on cost plus basis was virtually absent with no incentive to cut cost। और यहाँ पे पहले क्या देखना है आप कि दैट इंश्योर्ड बैंक्स मार्जिन ऑन कॉस्ट प्लस बेसिस, कंपटीशन वाज वर्चुअली एब्सेंट। मैंने आपको पहले बताया कि कंपटीशन क्या था, बिल्कुल ना के बराबर था, क्योंकि सोल प्लेयर क्या थी, गवर्नमेंट। तो जब मार्केट में कंपटीशन नहीं होगा तो ग्रोथ कहीं ना कहीं स्लो हो जाती है। सो इट वाज वर्चुअली एब्सेंट विथ नो इंसेंटिव टू कट कॉस्ट, रेज एफिशिएंसी और अपग्रेड क्रेडिट असेसमेंट स्किल। ना तो एफिशिएंसी को बढ़ाने की बात की जाती थी, ना तो क्रेडिट असेसमेंट स्किल को इम्प्रूव किया जाता था। सो वाइल ब्रॉड अप्रोच टू रिफॉर्म इन दिस मार्केट हैज बीन ब्रिंग टू more competition along with higher flexibility and operational automatic to the banks, stability of players at the same time was intended. While banks operation became more efficient, there has been considerable progress in terms of business volume reflecting growing economy। और बैंक ऑपरेशन जब एफिशिएंसीज की बढ़ने लगी तो ऑब्वियस सी बात है हमको प्रोग्रेस देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ बिजनेस वॉल्यूम्स। नेक्स्ट आपका पेमेंट सिस्टम। The rapid development in the payment system technology have led to the deeper penetration in terms of increase in the number of direct and indirect participants। इसमें काफ़ी सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स देखने को मिले विद द पैसेज ऑफ टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट एंड मार्केट प्लेयर्स इन द पेमेंट सिस्टम्स। एमंग द मेजर डेवलपमेंट रिसेंट टाइम द इनैक्टमेंट ऑफ, आपने सुना होगा, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। ये क्या करता है, आरबीआई को एम्पावर करता है कि आप क्या करो, रेगुलेट और सुपरवाइज करो किसको, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स को। जैसे आप एनईएफटी करते हैं, आरटीजीएस करते हैं, तो एक टाइम ड्यूरेशन दिया गया कि इट शुड बी सेटल्ड इन सच ए टाइम फ्रेम। क्लियरिंग है, क्लियरिंग को फोकस किया गया कि एक T+1 डे में सेटल करना है, T+2 डे में करना है, लाइक दिस ईसीएस लाया गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो सर्विसेज चार्जेस फॉर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट प्रोडक्ट्स एंड आउट स्टेशन चेक कलेक्शन हैव आल्सो बीन रेशनलाइज्ड, इसको रेशनलाइज किया गया। स्पीड क्लियरिंग हैज़ बीन introduced to reduce the time taken for realization of outstation checks to T+1 or T+2 basis। चेक ट्रांकेशन सिस्टम हैज़ बीन सीटीएस लाया गया। आपको पता है सीटीएस जो चेक लाया गया 2010 में लाया गया था, तो इसमें काफ़ी सारे आपको क्या देखने को मिले, जो आपका चेक क्लोनिंग का है, चाहे आपका जो क्लियरिंग प्रोसेस फास्ट का है, इसको काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प मिला। तो कहीं ना कहीं जो सिटीज जो चेक्स हैं
उसने क्लियरिंग प्रोसेस को फास्ट किया, और क्योंकि ये क्या होता है, इमेज बेस्ड होता है, मतलब आपका यहाँ फिजिकल मूवमेंट चेक का नहीं होगा, आप इमेज के थ्रू, स्कैन के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप अपना चेक को क्लियर करा सकते हैं। फिर आपका एनईएफटी में देखोगे आप, आज के टाइम में एनईएफटी 24/7 हो गया, आरटीजीएस 24/7 हो गया। पहले इसका क्या था, लिमिटेशन था, 7 बजे तक एनईएफटी कर सकते हैं, 6 बजे तक आरटीजीएस कर सकते हैं। तो ये क्या है, दी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल पैटर्न्स जो आपको टाइम के साथ क्या मिलता है, देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल इकोनॉमी। हम फिर क्या हुआ, हम ग्लोबल इकोनॉमी के साथ क्या हुए, मिल गए, उनके साथ बिजनेस करने लगे, उनके साथ ट्रांजेक्शन करने लगे। सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट इन इंडियाज इकोनॉमिक arena that facilitate the process of transformation by enabling rapid growth of services sector and changing the character of manufacturing sector in terms of efficiency and sophistication। मैंने पहले बताया आपको। अब ये यहाँ देखिए, बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया ट्रेड लिंक्स विथ यूके एंड ए फ्यू सिलेक्टेड कंट्रीज। पहले इंडिपेंडेंस के पहले क्या था, क्योंकि ब्रिटेन रूल करता था, तो ये हम देखें तो यूके के साथ क्या था, मेरा सिर्फ ट्रेड लिंक था और बहुत सिलेक्टेड कंट्रीज के साथ था। लेकिन अब क्या है, आज के टाइम में नाउ इंडिया हैज़ ट्रेड लिंक्स विथ ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज। हमको कहीं पे तेल का प्रोडक्शन, हम वहाँ से तेल लेंगे, उसके बदले वहाँ पे जो डिफिशियंसी हम उनको प्रोवाइड करेंगे, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। इंडिया एक्सपोर्ट करने लगी, इंडिया एक्सपोर्ट इज गो टू 190 कंट्रीज एंड इम्पोर्ट्स फ्रॉम 144, क्योंकि जितना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प मिलेगा। And India becomes 16th largest export economy in the world. In India, the share of merchandise exports to GDP increased from 5.8% in 1991 to 13.1%। तो यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज हुआ, 5.8% से आपका ये 13.15% आपका हो गया। नेक्स्ट आपका ट्रेड लिबरलाइजेशन में क्या है, डी लाइसेंसिंग of virtually all intermediate input capital को progressive reduction tariff rates along with permission for all current business transactions, expensive education, medical, foreign travel enabled India to accept IMF Article 8 obligation, thereby making rupee convertible on current account as early in 1994। तो डी लाइसेंसिंग हो गया। IMF का जो आर्टिकल 8 है वो क्या करता है, वो एक ऑब्लिगेशन देता है किसी भी कंट्री को कि आप क्या करेगा, जो करेंसी है उसको वो कन्वर्टिबल होगा ऑन करंट अकाउंट। तो ये इंडिया को भी प्रॉफिट मिला कि रुपी जो है इट कैन बी कन्वर्टिबल ऑन करंट अकाउंट एज अर्ली एज 1994। नेक्स्ट आपका कैपिटल अकाउंट, ऑल्दो द एक्सटर्नल पेमेंट क्राइसिस ऑफ 1991 ब्रॉड टू द फोर द नीड फॉर डेट डोमिनेटेड कैपिटल अकाउंट फाइनेंसिंग, द मूव टुवर्ड्स फुल कैपिटल अकाउंट लिबरेशन हैज बीन कैलिब्रेटेड विद एक्सट्रीम कॉशन। नेक्स्ट आपका एफडीआई। अब 1990s के बाद क्या होने लगा कि एफडीआई को जब अप्रूवल मिला, तो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट दैट एम्पावर आरबीआई टू अप्रूव इक्विटी इन्वेस्टमेंट अप टू 51% इन सिलेक्टेड 30 और अराउंड 34 प्राइवेट इंडस्ट्रीज में क्या गया, 51% तक परमिशन दे दिया गया थ्रू ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट मतलब डायरेक्टली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इवन कुछ सेगमेंट में 100% भी कैपिंग रखा गया। करंटली अनलेस देयर इज स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन कंटेन द एफडीआई पॉलिसी, 100% फॉर इन्वेस्टमेंट इज परमिटेड अंडर ऑटोमेटिक रूट। और आज के टाइम में देखें तो बहुत सारे सेक्टर्स में आपको देखने को मिलेंगे कि 100% तक हमने क्या किया है, उसको लिबरेट कर रखा है। नेक्स्ट आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में देखें तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोथ इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट बाई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर वाज ओपनड अप इन 1992। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट प्राइमरी मार्केट में भी और सेकेंडरी मार्केट में भी क्या किया गया, 1992 में ओपन किया गया थ्रू फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एट द सेम टाइम इंडियन कंपनी वर परमिटेड टू रेज इक्विटी फाइनेंस थ्रू इशू ऑफ जीडीआर आपका जीडीआर और एडीआर। अगर जीडीआर एडीआर की बात करें तो आपने सुना होगा पहले क्या था, पहले आपको अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट देखने को मिलता था, फिर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट आया। तो कहीं ना कहीं जीडीआर क्या है यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, एडीआर क्या है अमेरिकन के लिए, यूएस मार्केट के लिए। तो यहाँ पे इंडियन कंपनीज वर परमिटेड टू रेज इक्विटी फाइनेंस, मतलब इंडियन कंपनीज को परमिट कर दिया गया कि आप फाइनेंस को क्या कर सकते हो, इक्विटी को रेज कर सकते हो थ्रू ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट एंड अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट।
इन यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट। पॉलिसी विद रिगार्ड टू FII इन्वेस्टमेंट वाज प्रोग्रेसिवली लिबरलाइज और धीरे धीरे क्या हुआ, FII के रिलेटेड भी क्या हुआ, लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़ को लिबरलाइज किया गया ताकि वो इन्वेस्टमेंट अच्छे से कर सके। नेक्स्ट आपका एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स परमिशन टू एक्सेस ECB फर्दर कंट्रीब्यूटेड टू इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया फाइनेंस सेक्टर विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ECB कहीं ना कहीं एक अच्छा रोल प्ले किया जिसमें इंडिया का इंटीग्रेशन है अदर कंट्रीज़ के साथ हो सके। विद कॉर्पोरेट इंक्रीजिंग कंपेयर द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग एंड स्विच बिटवीन ECB एंड डोमेस्टिक बैंक रेट। और जो आपका कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है इसको काफ़ी कंपेयर किया जाने लगा और एट द एंड हम एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच गए ताकि हम जो लोन है वो एक चीप नॉमिनल रेट पे दे सकें। नेक्स्ट आपका आउटवर्ड फ्लोज। इन लाइन विथ लिबरलाइज्ड रिजीम विथ रिगार्ड टू इनफ्लोज, आउटवर्ड कैपिटल फ्लोज वर ऑल्सो प्रोग्रेसिवली रिलैक्स्ड फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर। फर्म्स कैन इन्वेस्ट अब्रॉड अप टू देयर नेटवर्क प्लस EEFC एंड ऑल्सो फॉरेन रेज थ्रू ADR एंड GDR। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो फर्म्स हैं कितने फर्म्स की लिमिटेशंस क्या है इन्वेस्ट करने की, जितना उनका नेटवर्थ है प्लस EEFC क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी। ये क्या होता है EEFC, ये बेसिकली अगर EEFC अकाउंट्स की बात करें तो ये एक अकाउंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी को मेंटेन करते हैं विद एन ऑथराइज डीलर। इसका मतलब ऑथराइज डीलर कौन होता है, वो बैंक होता है। सो बैंक इज बीइंग ऑथराइज टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज। आपने सुना होगा फॉरेन बहुत सारे ब्रांचेस में क्या होते हैं, फॉरेक्स से रिलेटेड काम होते हैं। तो एक अलग डिपार्टमेंट है अलग आपका फॉरेक्स, जिसमें हम क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड काम करते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट रिफॉर्म सिंस 2008। अब आपको पता है 2008 में क्या हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन। 1930 में आपने सुना होगा 1930 में क्या हुआ, ग्रेट डिप्रेशन हुआ। और 2008 में क्या हुआ, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो कहीं ना कहीं फिर एक क्वेश्चन उठने लगा इकोनॉमी के ऊपर कि क्या हम पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन था वो काफ़ी डिजास्टर क्रिएट किया था और 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस कहीं ना कहीं उसको फिर रिमाइंड करा रहा था। तो हम देखते हैं 2008 के बाद क्या क्या रिफॉर्म्स लिए गए। पहला, लिबरलाइजेशन ऑफ FDI को लिबरलाइज किया गया, मतलब आप फॉरेन रिलायंस में 49% तक क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर अगर 49% से बियॉन्ड जाना है तो थ्रू गवर्नमेंट अप्रूवल आप 100% तक भी क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर उसी तरीके से DTH हो गया, मोबाइल में इसमें 100% तक इन्वेस्टमेंट परमिट कर दिया गया। फिर आपका पावर ट्रेडिंग एक्सचेंजेस, इसमें आपका 49% तक कर दिया गया। डिफेंस सेक्टर में 49% तक कर दिया गया। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि FDI में जो कैप था उसको इंक्रीज किया गया। देन प्लांटेशन सेक्टर में 100% कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर में 74% तक कर दिया गया। दिसंबर 2012 में गवर्नमेंट अप्रूव 51% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन मल्टी ब्रांड, और मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर में क्या 51% का अप्रूवल गवर्नमेंट ने दे दिया। फिर आपका ई कॉमर्स एन एंटिटी दैट हैज़ बीन ग्रांटेड परमिशन टू अंडरटेक सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेड विल बी परमिटेड टू अंडरटेक ई कॉमर्स एक्टिविटीज़, और ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ का भी सिंगल ब्रांड को परमिशन दे दिया गया। फिर इन अर्ली 2015 द गवर्नमेंट फर्दर ओपनड अप द इंश्योरेंस सेक्टर। फिर 2015 में गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस सेक्टर को ओपन किया और 49% से बढ़ा के, और ये पहले क्या था, पहले 26% था, उसको बढ़ा के 49% कर दिया गया। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑल्सो ओपन द कोल इंडस्ट्री बाय पासिंग ऑफ द कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन बिल ऑफ 2015। इट एंडेड द सेंट्रल गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर द माइनिंग ऑफ कोल। और जो कोल माइनिंग है, पहले क्या था, ये गवर्नमेंट ही मोनोपोली थी, जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, माइनिंग कर सकती थी। लेकिन इसको 2015 में कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन के तहत क्या किया गया, इसको, इस मोनोपोली को ख़त्म किया गया और ये प्राइवेट सेक्टर के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन कर दिया गया था। फिर फार्मास्यूटिकल्स के लिए 74% कर दिया गया, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के लिए 74%, और ब्राउनफील्ड एयर प्रोजेक्ट्स में
100% तक एफडीआई परमिट कर दिया गया। नेक्स्ट आपका शेयरिंग ऑफ टैक्स विथ स्टेट गवर्नमेंट्स। जो 14th फाइनेंस कमीशन थी उसने क्या किया, जो टैक्स शेयर था इट हैज़ बीन डिवॉल्व टू 42% ऑफ द डिविजिबल पूल टू द स्टेट्स। फिर आपका रेशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडीज़ के ऊपर ही फोकस किया गया। आप देखेंगे एलपीजी सब्सिडी मिलती है, पेट्रोल और डीजल जो है इसको क्या किया गया है, इसको मार्केट के ऊपर, इस प्राइस को मार्केट के ऊपर छोड़ दिया गया है। तो इस तरीके से आपका सब्सिडीज़ के ऊपर भी इम्पैक्ट क्रिएट हुआ। नेक्स्ट आपका सिक्योरिटी मार्केट लॉज। सिक्योरिटी मार्केट लॉज में द गवर्नमेंट हैज रिवाइज्ड द लॉज रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी मार्केट। अर्लियर द इंडियन कंपनी वर नॉट अलाउड टू लिस्ट देयर सिक्योरिटी इंटरनेशनली विदाउट फर्स्ट कंप्लीटिंग एन आईपीओ इन इंडिया। पहले क्या था, जो इंडियन कंपनीज है उनको बाहर में लिस्टिंग के लिए परमिट नहीं था जब तक वो अपना इंडिया में आईपीओ लेके नहीं आती है। सो इन 2013 दिस सिक्योरिटी लॉज वर अमेंडेड। 2013 में इसको अमेंड किया गया एंड इंडियन कंपनीज नाउ हैव द फ्रीडम टू चूज वेयर दे वांट टू लिस्ट फर्स्ट। तो अब इंडियन कंपनीज को फ्रीडम दे दिया गया कि वो स्टॉक मार्केट में पहले अपना आईपीओ लाना चाहती है इंडियन स्टॉक मार्केट में, या दूसरे कंट्रीज में लाना चाहती है, तो वो उन पर डिपेंड करता है। आईपीओ क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है, जब भी कोई एक कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट से फंड रेज करती है तो दैट फंड इज बीइंग रेज थ्रू आईपीओ। जैसा भी रिसेंटली जोमेटो का न्यूज़ सुना होगा आपने, जोमेटो क्या कर रही है, अपना आईपीओ लेके आ रही है। तो आईपीओ लाने का बेसिक फंडा ये होता है कि हम मार्केट से क्या कर रहे हैं, पैसे उठा रहे हैं और अपने शेयर्स को पब्लिक को दे रहे हैं। नेक्स्ट आपका कमोडिटी मार्केट्स। सो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन हैज़ बीन मर्ज विथ, अब आपको पता है कि एफएमसी क्या हुआ, मर्ज कर दिया गया था किसके साथ, सेबी के साथ, टू मॉडर्नाइज द रेगुलेशन ऑफ commodity forward market and to ensure the farmers truly benefit from farmer market in agriculture। नेक्स्ट आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाया गया, जिसमें जो बैंक्रप्सी जो लोग फाइल करते हैं उनको एक लीगल दिया गया, लीगल एस्पेक्ट दिया गया और सेटलमेंट का एक फास्ट प्रोसेस किया गया। नेक्स्ट आपका ब्लैक मनी बिल, फिर जीएसटी, इस तरीके से ये सारे रिफॉर्म्स लाए गए। नेक्स्ट है डू वी रिजर्व एक्यूलेट्स। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम एक्यूलेट रिजर्व करते हैं, क्या हमें प्रेस किया जाना चाहिए। एक्यूलेट्स में व्हाट, टू बीइंग प्रेस्ड। तो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी इन पास्ट 3 decades हैज ब्रॉट डिसर्निबल इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, कॉम्पिटिटिव एंड प्रोडक्टिविटी। दिस रिफ्लेक्ट इन इकोनॉमी मूविंग ओवर टू हायर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी विद फार ग्रेटर इंटीग्रेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इकोनॉमी जब ओपन हुआ तो हम और कंट्रीज़ के साथ बहुत फास्ट इंटीग्रेट हुए और साथ ही साथ जो हमारा एफिशिएंसी था, जो हमारा कॉम्पिटिटिवनेस था, प्रोडक्टिविटी था, वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं इशूज़। क्या क्या इशूज़, क्या क्या चैलेंजेस हमारे कंट्री में। पहला है पोवर्टी। पोवर्टी बहुत बड़ा इशू है। आपको पता है कि इंडिया में पोवर्टी लेवल अभी भी क्या है, काफ़ी बड़ा है। और जो गिनी कोफिशिएंट है, गिनी कोफिशिएंट के थ्रू हम क्या करते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर इनइक्वालिटी को मेजर करते हैं। और हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये फर्दर क्या हुआ, पैसेज ऑफ टाइम डिटेरिएट किया है। नेक्स्ट आपका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपको पता है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 131 है। तो ये काफ़ी ख़राब कंडीशन है। अगर HDI में देखें तो ये कहीं ना कहीं हमें ये यहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आपका हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो हेल्थ सेक्टर में इंडिया का जो GDP का एक सर्टेन परसेंटेज जो हम इन्वेस्ट हेल्थ सेक्टर में लगाते हैं, तो ये काफ़ी नॉमिनल है। अराउंड 1.5% ही क्या करते हैं हम हेल्थ सेक्टर में देते हैं, जबकि और कंट्रीज क्या करती है, एक अच्छा सेगमेंट 7 to 8%, 10% तक क्या करती है, वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती है। नेक्स्ट आपका एजुकेशन। एजुकेशन में क्या हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड सेट द गोल ऑफ फ्री एजुकेशन फॉर ऑल इंडियन चिल्ड्रन अप टू 14 years बाई 1960 एंड रिसेंटली 86th अमेंडमेंट में क्या किया गया कि 6 to 14 years के लिए क्या किया गया, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, इसको एज ए फंडामेंटल राइट दिया गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये तो हमारा टारगेट था, कॉन्स्टिट्यूशन ने इस तरीके से दिया। लेकिन आज के टाइम में भी अगर हम देखें तो जो हमारा अगर सर्वे करते हैं तो व्हाट वी फाइंड एक्चुअली लेस देन 9% ऑफ द स्टूडेंट इन फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड कुड रीड देयर रिस्पेक्टिव टेक्स्ट बुक्स। मतलब जो फर्स्ट और सेकेंड क्लास में है 9% से भी कम लोग जो हैं वो टेक्स्ट बुक रीड कर पाते हैं।
नियरली हाफ ऑफ द फिफ्थ ग्रेड स्टूडेंट्स आर अनेबल टू रीड लेवल 2 टेक्स्ट। आप इमेजिन कर सकते हैं जो फिफ्थ क्लास में पढ़ रहे हैं वो सेकेंड क्लास का बुक भी प्रॉपर नहीं रीड कर पा रहे हैं। सो यहाँ पे एजुकेशन देने का मतलब ये नहीं है कि वी आर जस्ट गिविंग आउट द डिग्रीज, वी हैव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड ऑल्सो द स्किल फॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर दिस? तो हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं? So our discussion of process of transformation, its achievement as well as failures to throw up some issues which need to be addressed to ensure that economic progress is sustainable and is percolating downwards for the benefit of mass। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे अचीवमेंट्स थे, जो फेलियर्स थे, तो वो कहीं ना कहीं हमें ये बताते हैं कि हमें क्या एड्रेस करना चाहिए, क्या इशूज़ को एड्रेस करना चाहिए कि हमारा जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो सस्टेनेबल हो और ये मैक्सिमम लोगों के पास पहुंच सके। परकुलेटिंग डाउनवर्ड्स मतलब क्या हो, जितना ज़्यादा जो बॉटम पे लोग हैं उनको तक ये इसका एडवांटेज मिल सके। एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट, लेबर रिफॉर्म्स और डेमोग्राफिक डिविडेंड और फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट में क्या है? सर्विसेज लेड ग्रोथ एक पॉजिटिव फिगर है, लेकिन आपका ये एग्रीकल्चर सेक्टर को फोकस कम कर दिया गया, क्योंकि आपका देखिए तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या अराउंड 60% पॉपुलेशन आपका इस पर डिपेंडेंट है, लेकिन जो टोटल इनकम है वो काफ़ी स्लाइटली ड्रॉप आउट हुआ है। तो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर आपका लेबर रिफॉर्म्स लाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ये, द इशू हेयर इज नॉट टू आर्ग्यू वेदर द इंडियन लेबर लॉज आर रिजिड और लिबरल। क्वेश्चन ये नहीं है कि यहाँ का जो लेबर लॉज है वो रिजिड है या लिबरल है। क्वेश्चन ये है कि क्या एग्जिस्टिंग लॉज जो हैं क्या मार्केट एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को लाने में सक्षम है या नहीं है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेबर रिफॉर्म्स को फोकस करना। फिर आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड, और आपको पता है कि जो इंडिया का मैक्सिमम जो वर्किंग एज ग्रुप है वो उसका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे? इंडिया में। तो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इंडिया के पास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है ये ट्रांसफॉर्मेशन में। सो बिसाइड टेक्नोलॉजी की फैक्टर दैट इमेंसली एड टू इंडियाज इकोनॉमिक पोटेंशियल इज डेमोग्राफिक एडवांटेज नोन एज डेमोग्राफिक डिविडेंड। शेयर ऑफ वर्किंग एज ग्रुप, आप देखिए वर्किंग एज ग्रुप इन द पॉपुलेशन हैज बीन इंक्रीजिंग सिंस 1980s एंड प्रोजेक्टेड टू इन द रेंज ऑफ 62 to 68% ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट सेंचुरी। तो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड भी सफिशिएंट है, हमारे पास यंग पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, वर्किंग पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, जो क्या कर सकती है, एक रिफॉर्म ला सकती है। नेक्स्ट आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? टू रीच टू द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, टू रीच द लास्ट माइल। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हमें अभी भी आप जाएंगे तो बहुत सारे सेक्टर, बहुत जगह आप देखेंगे कि बैंकिंग फैसिलिटीज़ अभी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे बैंकों का पेनिट्रेशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये हमें क्या करता है, ये बताता है कि हम जो कंप्लीट इंडियन पॉपुलेशन उसके साथ हम एसोसिएटेड नहीं हो पाए अभी तक। तो ये बेसिकली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एजेंडा था, क्या हम कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस हमारे सामने थे, हमने कैसे उसको ओवरकम किया। सो इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। तो समय के साथ ये बदलता है और जहाँ भी हमें इम्प्रूव करने का सेगमेंट दिखता है वी शुड इम्प्रूव। तो इसके साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।